नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताती है और हमें सिखाती है कि हमें पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप रिच डैड पुअर डैड को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये बुक PDF फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रस्तावना: इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल में बच्चों को असल ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्द ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन DC की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं। अध्याय 1: रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे PhD थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे से ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा लगाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया था। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कई कर्ज छोड़ गया। मेरे दोनों डैडी इसके पक्के चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय में अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता, क्योंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने से बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तक तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है,
जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यवहारिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भी भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियों बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। आपको मैं सिर्फ कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा जो महत्वपूर्ण रहेंगी। बाकी आप अगर पढ़ना पूरा चाहते हैं तो आप पीडीएफ में बुक ले सकते हैं। बुक अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके बुक को बाई कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में दोनों उपलब्ध हैं। तो शुरू करते हैं अगली। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत और अमीर होते चले गए जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझते हैं कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की यही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। एक डैडी सिखाते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों का पालन करना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाओं की लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में न हो अस्थायी होता है जबकि गरीबी अस्थायी है। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों ही राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं
और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँ। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊँ या MBA कर लूँ। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूँ, यह समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूँ कि इससे अपने लिए कैसे काम किया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसे मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। अध्याय 2 सबक 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? वह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई है और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे हैं। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें नहीं इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे हैं। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक पर चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। जैसा कि अध्याय में दिया है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब है कि अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है। वो पहले से ही छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाते हैं और एक दिन वही पैसा बहुत बड़ा बन जाता है, लाखों करोड़ों में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप इन्वेस्ट करना सीखिए। जितने कम उम्र से आप इन्वेस्ट करना सीखेंगे उतने ही आपको फ़ायदा होगा। अध्याय 3 सबक 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आने वाले काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। मुझे लगा कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुँच जाती है और इसके बाद पेड़ आपको सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैं रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूँ तो अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को यह दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर रिच डैड पुअर डैड आपको बुक PDF फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप खरीद सकते हो। इंग्लिश या हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं।